Assalamu alaikum. Welcome students. Today's lecture. Today we are going to discuss atomic structure. Atomic structure में जो सबसे important चीज़ है that is discovery of electron और इसमें कुछ important बातें हैं जो मैंने यहाँ mention की हैं कि रिचर्ड लेमिंग 1838 में इसने एक concept दिया था कि जब भी कोई एटम्स आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको एक्सप्लेन किया जा सकता है अगर हम एक कॉन्सेप्ट माने और वो कॉन्सेप्ट क्या है, इनडिविजिबल क्वांटिटी ऑफ चार्ज, यानी एक एक ऐसा चार्ज पार्टिकल जो चार्ज मजीद छोटा ना हो सकता हो, वो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है। इनडिविजिबल चार्ज यानी वो चार्ज मजीद डिवाइड नहीं किया जा सकता, यानी उस चार्ज से मजीद स्मॉलर चार्ज कोई नहीं है। तो वो चार्ज मूव करता है जब भी केमिकल रिएक्शन होता है एक एटम से दूसरे एटम में, या दूसरी सेंस में कह लें कि एटम्स की, एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको एक्सप्लेन किया जा सकता है अगर हम ये बिलीव करें कि केमिकल रिएक्शन के दौरान चार्ज इन्वॉल्व होता है और वो चार्ज जो है वो इनडिविजिबल क्वांटिटी ऑफ चार्ज है, यानी सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है। तो आप ऑब्जर्व करते हैं, हम आजकल ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में क्या कहते हैं कि ऑक्सीडेशन एक सब्सटेंस की होती है और वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और रिडक्शन उसकी होती है जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो क्या हुआ, एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन मूव हुआ है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन नाम तो हम अब कहते हैं। रिचर्ड लेमिंग ने इसको 1838 में वैसे ही एक आइडिया दिया था कि इस तरह का कोई चार्ज है। तो प्लकर ने 1854 में कैथोड रेज डिस्कवर की। डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट बड़ा मशहूर है, आप सब लोगों को पता है। और स्टोनी ने 1891 में उसी पार्टिकल को, जिसका रिचर्ड लेमिंग ने ये बात कही थी कि एक चार्ज है जो फ्लो करता है रिएक्शन के दौरान, तो स्टोनी ने उसी चार्ज को नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन। और ये नाम उसने किस वर्ड से दिया, इलेक्ट्रिक से, इलेक्ट्रॉन नाम रख दिया। और 1897 में फिर जे थॉमसन ने आइडेंटिफाई किया कि ये एक पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है। तो ये सारी थ्योरीज थी इलेक्ट्रॉन के बारे में ही। हमारे यहाँ जो हम पढ़ते हैं इंटरमीडिएट लेवल तक, वो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन की बात शुरू होती है। ये इसको हम डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज भी कहते हैं। बाकी जो मैंने ऊपर इंफॉर्मेशन दी है, ये इंटरेस्टिंग एक सेंस में कह लें, या थोड़ा सा माइंड को एक्सप्लोर करती है, या उन लोगों के लिए मोर इम्पोर्टेंट है जो जिनकी स्पेशलाइजेशन आप कह लें इनऑर्गेनिक है या फिजिकल है, उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि इंटरव्यू में थोड़ी डिटेल में बात की जाए, लेकिन जहाँ तक टेस्ट की बात है तो टेस्ट में इस तरह की डिटेल कम पूछी जाती हैं। ठीक है, इंटरव्यू में पूछी जाती है। जैसे मुझे एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि जो श्रोडिंगर है ये किस कंट्री का रहने वाला है, तो मैं उनके मुंह की तरफ देख रहा था कि किस तरह का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कि इसका केमिस्ट्री से क्या ताल्लुक है, लेकिन अब मैं उन्हें क्या कहूँ, तो उन्हें कोई भी नहीं कुछ कह सकता। तो इंटरव्यू की सेंस में दैट्स क्लियर, बट टेस्ट में इस तरह की चीजें मैंने नहीं देखी कभी। तो ये है जो बुक्स पे चीज मौजूद है आम, इसके बारे में टेस्ट में चीजें आ सकती हैं। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट बड़ा मशहूर एक्सपेरिमेंट है, और इसकी डायग्राम मैंने यहाँ पुट नहीं की, और ये 9th पे और इवन उसमें फर्स्ट ईयर की बुक में भी इजीली अवेलेबल है कि डिस्चार्ज ट्यूब में दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कैथोड और एनोड, और उनमें गैस फिल करके या एयर फिल कर लें या किसी भी सब्सटेंस के वेपर्स फिल कर लें आम प्रेशर पे, ऑर्डिनरी प्रेशर। आम प्रेशर ये जो एयर का प्रेशर है 1 atm उस पे, तो करंट
इलेक्ट्रिक जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसको करंट प्रोवाइड करें, तो डिस्चार्ज ट्यूब में से करंट फ्लो नहीं होता, कैथोड टू एनोड करंट फ्लो नहीं होता। तो इसकी रीजन ये है कि जो कैथोड है और जो एनोड है इनके दरमियान में डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये। तो हमने ये देख हमने इनको कनेक्ट किया है एक हाई वोल्टेज की बैटरी के साथ, एक हाई वोल्टेज के साथ जो कितना वोल्टेज प्रोवाइड कर सकता है, जो हमें 5000 तक वोल्टेज प्रोवाइड कर सकता है। ये हाई वोल्टेज की बैटरी को शो करने के लिए इस तरह के कई निशान लगाए जाते हैं, ठीक है, ऐसे करके दिस शोज हाई वोल्टेज बैटरी। या हाई वोल्टेज बैटरी को यूं भी शो किया जाता है कि एक स्मॉल और एक लार्ज लाइन लगा के फिर बीच में डॉट 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 और फिर एक जो है वो स्मॉल और एक लार्ज लाइन लगा दी जाती है एंड पे, यानी एक दो लाइनें शुरू में और दो लाइनें एंड पे, बीच में डॉट डॉट, ऐसे भी हाई वोल्टेज को शो कर लेते हैं और जैसे मैंने ऊपर कहा वैसे भी शो कर लेते हैं। तो जब हम हाई वोल्टेज से कनेक्ट करेंगे, वोल्टेज से इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए कैथोड पर आएंगे, नेगेटिव चार्ज, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करने की कोशिश करेंगे जंप करके एनोड की तरफ, लेकिन बीच में कौन है, गैस के मॉलिक्यूल्स। सो ये हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे और इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं होने देंगे, सो करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं करंट डज नॉट फ्लो इवन एट 5000। तो ये मैंने नीचे रीजन लिखी हुई है। अब फिर क्या किया जाता है, इसका गैस का प्रेशर लो किया जाता है। प्रेशर लो करने के लिए इसके साथ एक साइड आर्म होता है और साइड आर्म को हम कनेक्ट करते हैं विद वैक्यूम पंप। सो जैसे हम यहाँ इसका साइड आर्म यहाँ निकाल लेते हैं और इधर हमने वैक्यूम पंप लगाया होता है वीपी। तो वैक्यूम पंप से गैस को बाहर निकालते हैं, साथ ही वैक्यूम पंप के साथ मीटर भी होता है जो ये अंदाजा देता है कि अब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कितना प्रेशर रहेगा। सो इस तरह हम प्रेशर रिड्यूस कर लेते हैं। तो प्रेशर रिड्यूस करते करते हम तकरीबन कितना प्रेशर ले आए, 0.01 टॉर, ठीक है, और वोल्टेज को भी इंक्रीज कर दिया, 5000 से 10,000 वोल्ट कर दिया। ये डाटा यानी याद रखने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या हुआ, इस इतने हाई वोल्टेज पे जो यहाँ गैस थी जो अंदर मौजूद थी, गैस के मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हो जाते हैं, यानी उनमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी निकलते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल भी बीच में रहते हैं। सबकी सबकी आयोनाइजेशन नहीं होगी बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयन डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ही हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो इनको वापस मिलने के भी तो चांसेस है ना, तो वापस वो न्यूट्रल भी हो जाते हैं। सो डिस्चार्ज ट्यूब में तीन चीजें बन जाती हैं, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह की हालत को क्या कहते हैं, प्लाज्मा। जैसे कि ट्यूबलाइट जो हमारे घरों में आमतौर पर पहले तकरीबन हर घर में हुआ करती थी, ट्यूबलाइट और एनर्जी सेवर, उसमें यह फिनोमिना होता था। सो प्लाज्मा बनने की वजह से, क्योंकि प्लाज्मा यानी गैस वो पूरी डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद है, तो प्लाज्मा फॉर्मेशन की वजह से ग्लो प्रोड्यूस होती है, एक चमक प्रोड्यूस होती है और ये चमक पूरी डिस्चार्ज ट्यूब में यूनिफॉर्म होती है। दैट इज ड्यू टू प्लाज्मा फॉर्मेशन। अभी अभी कैथोड रेज की बात नहीं हुई। अब मजीद जब प्रेशर रिड्यूस किया जाता है और इतना प्रेशर, सॉरी ये मैंने पहले बोल गया,
प्रेशर रिड्यूस करके इतना कर देना है 0.01 टॉर, जब ये बहुत कम प्रेशर है, बिकॉज नॉर्मल एयर का प्रेशर है 760 टॉर, ये नॉर्मल एयर का प्रेशर है। तो आप देखेंगे कितना डिस्चार्ज ट्यूब में रहेगा 0.01 टॉर। जब हम इतना कम प्रेशर कर देते हैं 0.01 टॉर ले आते हैं, तो इसका मतलब है डिस्चार्ज ट्यूब में गैस ना होने के बराबर है, ऑलमोस्ट नहीं है, बहुत कम प्रेशर है। सो गैस के मॉलिक्यूल्स एब्सेंट हो गए यहाँ से। तो अब गैस जब निकल गई, यानी गैस का मतलब जो प्लाज्मा बना हुआ था वो निकल गया, वैक्यूम पंप से हमने निकलवा दिया बाहर। अब जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ग्लो थी वो नहीं रहेगी, बिकॉज प्लाज्मा ही निकल गया। अगर थोड़ा बहुत बीच में प्लाज्मा हुआ भी इतने प्रेशर की वजह से, तो वो बहुत ही कम मिकदार में होगा, सो वो ग्लो डिसअपीयर हो जाती है। ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, बिकॉज आपने जो प्लाज्मा बनाया उसको निकलवा दिया। और इस स्टेज पर फिर इनविजिबल रेज प्रोड्यूस होती हैं, जो कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर नहीं नजर आती, इनविजिबल होती, अंदर नहीं नजर आती डिस्चार्ज ट्यूब के, बल्कि ये कहाँ पता चलता है, ये प्रोड्यूस करती हैं ग्लो यहां पर आकर, एनोड वाली साइड पर आकर ग्लो प्रोड्यूस करती हैं। ग्लो की बजाय आप कह लें फ्लोरिसेंस, यानी तेज चमक यहाँ प्रोड्यूस करती हैं। तो फिर क्योंकि ये एनोड की तरफ मूव करती हैं, इसलिए कहा जाता है कि ये कैथोड रेज हैं, और ये कैथोड से एनोड की तरफ मूव करती हैं, और एनोड वाली साइड पे ग्लास पे जाके फ्लोरिसेंस क्रिएट करती हैं। अब कलर ऑफ फ्लोरिसेंस किस तरह का होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द कंपोजिशन ऑफ ग्लास। बाजू ज्यादातर ग्रीनिश फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस होती है। तो अब कैथोड रेज के बारे में क्वेश्चन किया जाए कि कैथोड रेज कहाँ से प्रोड्यूस हुई और कहाँ से आई, तो एक्चुअली कैथोड रेज जो हैं वो, जब ये कैथोड और एनोड को बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, तो बैटरी से आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। जो करंट फ्लो है वो किस वजह से होता है, जो वायर में करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कैथोड में आए, और कैथोड से ये जंप करके एनोड की तरफ जाना स्टार्ट हो गए। तो इसका मतलब है कि जो कैथोड रेज हैं वो कैथोड से प्रोड्यूस हो रही हैं, और दूसरा जो अंदर गैस मौजूद थी डिस्चार्ज ट्यूब में, तो इसके मॉलिक्यूल्स की आयोनाइजेशन से जो इलेक्ट्रॉन निकले थे, वो इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ मूव कर रहे हैं कैथोड रेज के तौर पे, कैथोड टू एनोड। तो इट मीन्स हम दो बातें कहते हैं कि कैथोड रेज प्रोड्यूस होती हैं कैथोड से, और आयनाइजेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल से। तो यही वजह है कि कहा जाता है कि जो मर्जी गैस डिस्चार्ज ट्यूब में यूज कर लें, जो नेचर ऑफ कैथोड रेज है वो चेंज नहीं होती। तो इसकी रीजन ये है कि कैथोड रेज एक तो प्रोड्यूस कैथोड से ज्यादातर होती हैं, दूसरा गैस से भी प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन गैस जो मर्जी हम ले लें उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स तो सेम ही हैं। यानी अगर आप नाइट्रोजन गैस लेते हैं, तो नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन है, या ऑक्सीजन गैस लेते हैं उनके मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन है, या कोई और गैस लेते हैं, तो वो तमाम इलेक्ट्रॉन्स की नेचर सेम है, जिससे ये अंदाजा लगाया गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मटेरियल का फंडामेंटल पार्टिकल है, बुनियादी पार्टिकल है, और हर तरह के मटेरियल में ये पार्टिकल पाया जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। जे पेरन ने 1895 में कैथोड रेज को मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड की, और यानी आप यूं समझ लें कि ये डिस्चार्ज ट्यूब है, और इसमें आप कह लें इसको यूं यू शेप के मैग्नेट के दरमियान में रख दिया, इस तरह। ठीक है, तो
एक तरफ नॉर्थ पोल मैग्नेट का और एक तरफ साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस की डायरेक्शन हम कहते हैं कि वो नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल की तरफ जाती हैं। याद रखें, मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस नॉर्थ पोल से रिलीज होती हैं, साउथ पोल की तरफ जाती हैं। तो जे पेरेन ने मैग्नेटिक फील्ड जब प्रोवाइड की कैथोड रेज को, तो कैथोड रेज जब मैग्नेटिक फील्ड में से पास हुई तो डिफ्लेक्ट हो गई, मुड़ गई, जिससे ये शो होता है कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। याद रखें, मैग्नेटिक फील्ड में सिर्फ वही पार्टिकल अपनी डायरेक्शन से मुड़ जाता है जिसके ऊपर चार्ज हो। जो न्यूट्रल होगा वो मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होगा। अब ये डिफ्लेक्ट किस तरह होगा मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रिक फील्ड पे एक्सपेरिमेंट किया और यानी उसने क्या किया कि कैथोड रेज को इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करवाया। तो उसने भी ये, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करवाने पर ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ टर्न हो गई, जिससे ये प्रूव होता है कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और जे जे थॉमसन ने E/m यानी चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन ये फाइंड की। और इसका जो एक्सपेरिमेंट है हम यहाँ देखते हैं। ये दिस इज अ बल्ब, एक तरह का बल्ब है, और इसमें ये इस साइड पे कैथोड है, इस साइड पे एनोड है। ये ये कैथोड है, यहाँ पर होगा, यहाँ पर ये गलत लिखा गया है, तकरीबन यहाँ पर होगा। और ये एनोड है, और एनोड को आगे कनेक्ट किया गया। यहाँ एक स्लिट लगाई हुई है, दो स्लिट रखी हुई है जिनके दरमियान में सुराख है, एक ये स्लिट है, एक ये स्लिट है, और एनोड को इससे भी कनेक्ट किया गया। तो इस तरह स्लिट पे भी पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो जब एनोड और कैथोड को हाई वोल्टेज से कनेक्ट किया जाए और यहाँ पर इवैक्यूएटेड, इवैक्यूएटेड का मतलब है एट वेरी लो प्रेशर, एट वेरी लो प्रेशर। ये बल्ब है, डिस्चार्ज बल्ब। पहले आप ट्यूब कह रहे थे, तो ट्यूब में भी डिस्चार्ज कैथोड रेज प्रोड्यूस होती हैं, बल्ब में भी हो सकती हैं जो गोल होगा उसमें। तो यहाँ से कैथोड रेज प्रोड्यूस हुई, और क्योंकि स्लिट पर पॉजिटिव चार्ज था तो इस तरफ ये सीधी गई। ठीक है, याद रखें कैथोड रेज प्रोड्यूस होती हैं पैरेलल टू कैथोड सरफेस। ये सॉरी, परपेंडिकुलर टू कैथोड सरफेस। ये कैथोड सरफेस है, ये साथ आप डायग्राम देख रहे हैं, इसके परपेंडिकुलर प्रोड्यूस होती हैं कैथोड रेज, याद रखें। सिमिलरली यहाँ एक कोई कैथोड उसने रखा हुआ है यहाँ पर, और इस कैथोड के परपेंडिकुलर ये रेज प्रोड्यूस हुई, और इसलिए ये ऊपर को नहीं टर्न होती, सीधी निकल जाती, क्योंकि आगे भी तो पॉजिटिव चार्ज थी है। तो यहाँ पर ये कैथोड रेज जा रही हैं और ये सीधी फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर स्ट्राइक करेंगी पॉइंट P1 पे। अब जे जे थॉमसन ने क्या किया, उसने मैग्नेटिक फील्ड दी। ये मैग्नेटिक फील्ड की आपको उसने डायग्राम शो की है। अब मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये जो क्रॉस के साइन है, क्रॉस के साइन शो कर रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेज, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेज, यानी नॉर्थ पोल लैपटॉप की, आपके मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर है, और साउथ पोल स्क्रीन के पीछे है। यू शेप का मैग्नेट है। ठीक है, तो इस तरह मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर को जा रही है, वो इनटू द स्क्रीन ऑफ द लैपटॉप या इनटू द स्क्रीन ऑफ मोबाइल आ रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन आ रही है। यानी आप ये जो मैं यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड का रीजन बनाया है, इसके ऊपर आप अपनी फिंगर रख दें बिल्कुल सीधी करके, पॉइंट करें इसको फिंगर, तो आपकी जो फिंगर है वो परपेंडिकुलर होगी टू द स्क्रीन। तो बिल्कुल आपकी फिंगर के ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और कैथोड रेज जब मैग्नेटिक फील्ड में से पास होती हैं
तो ये किस तरह टर्न होती हैं, इसके लिए हमारे पास एक रूल है जिसे हम कहते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, दिस वन। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इसमें आप अपना लेफ्ट हैंड इसी तरह करें कि आपका थंब ऊपर को और आपकी थंब के साथ वाली फिंगर जो है वो इसी तरह सीधी हो, और जो उससे नेक्स्ट फिंगर है मिडिल फिंगर वो दूसरी डायरेक्शन में सीधी हो। तो जो थंब है दैट रिप्रेजेंट्स फोर्स या मोशन, जो आपकी थंब के नेक्स्ट फिंगर है फर्स्ट फिंगर दैट रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड, और जो उसके नेक्स्ट वाली फिंगर है ये फर्स्ट फिंगर के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, दिस रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ करंट। अब आप लोगों ने ऐसे ही फिंगर्स कर लेनी है अपनी, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं कह रहा हूं, थंब ऊपर हो और उसके बाद फिंगर फर्स्ट फिंगर सीधी हो, दूसरी फिंगर मिडिल इसके परपेंडिकुलर हो, जैसे कि इस डायग्राम में किया गया। अब आप ऐसे ही फिंगर इस डायग्राम में देखें तो आपने अपने हैंड को जो मैग्नेटिक फील्ड वाली फिंगर है वो आपने स्क्रीन के ऊपर रख देनी है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द स्क्रीन है, तो आपकी जो फर्स्ट फिंगर है वो इनटू द स्क्रीन ऑफ लैपटॉप जानी चाहिए या इनटू द स्क्रीन ऑफ मोबाइल जानी चाहिए। जो आपकी मिडिल फिंगर है इसकी डायरेक्शन किधर हो, इसकी डायरेक्शन करंट को शो करती है। और देखें करंट की डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के ऑपोजिट ली जाती है, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन। शायद ये आपको थोड़ा बहुत फिजिक्स का आइडिया हो। फिजिक्स में बैटरी में जब एक सर्किट बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है तो करंट की डायरेक्शन जो है वो एनोड टू कैथोड ली जाती है। वैसे करंट किस वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जो कैथोड टू एनोड मूव करते हैं। तो हम इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट लेते हैं। सो आपकी जो मिडिल फिंगर है ये होनी चाहिए कैथोड रेज की डायरेक्शन के उल्ट। अगर आप कैथोड रेज की डायरेक्शन के उल्ट करेंगे तो आपको थोड़ा हाथ अपना टर्न करना पड़ेगा, तो आप देखेंगे कि जो आपका थंब है वो नीचे को आ रहा होगा। तो आपकी फर्स्ट फिंगर स्क्रीन के ऊपर रखनी है और जो मिडिल फिंगर है उसकी डायरेक्शन इधर को हो, ऑपोजिट टू द कैथोड रेज, इधर को डायरेक्शन हो मिडिल फिंगर की। तो आप अपना थंब देखना वो नीचे को आ रहा हो। तो ये देखें, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड में कैथोड रेज से पास होंगे तो वो डाउनवर्ड मूव कर जाएंगे। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये जस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं है, किसी भी पार्टिकल के लिए आप कर सकते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से आपको पता चल जाएगा कि अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड दें और वो तो फिर वो डिफ्लेक्शन उसकी किधर को होगी, आप इजीली बता सकते हो। अब एक बार उसने मैग्नेटिक फील्ड दी तो ये नीचे को मूव हुआ डाउनवर्ड, और दूसरी बार उसने मैग्नेटिक फील्ड को एब्सेंट कर दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दी। इलेक्ट्रिक फील्ड देने का तरीकाकार होता है प्लेट्स की मदद से। दो प्लेट्स रख देते हैं, मेटल्स की प्लेट्स, आप आयरन की कह लें प्लेट रख दें। वो प्लेट गोल भी हो सकती है, वो रेक्टेंगुलर भी हो सकती है जिसे उर्दू में मुस्ततील कहते हैं। वो प्लेट आप एक ऊपर और एक नीचे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ही रख के तो इनको कनेक्ट कर दें एक नई बैटरी से। ऊपर एनोड से कनेक्ट कर दें, नीचे कैथोड से कनेक्ट। तो इससे क्या होगा, ऊपर वाली प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होगा और नीचे वाली प्लेट पर नेगेटिव चार्ज होगा। अब आप कैथोड रेज को मूव करवाएंगे तो कैथोड रेज ऊपर वाली प्लेट की तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं, और क्योंकि वो एक वेलोसिटी से आ रही थी स्पीड से, तो वो थोड़ा सा जब अट्रैक्शन होती है तो वो ऊपर को फिर बेंड हो जाती है। तो दिस इज डिफ्लेक्शन, यानी पाथ का मुड़ जाना ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके बाद जे जे थॉमसन ने दोनों ही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड साइमल्टेनियसली अप्लाई कर दी और फिर दोनों की स्ट्रेंथ को एडजस्ट किया। मैग्नेटिक फील्ड को भी थोड़ा चेंज किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी चेंज किया। तो इस तरह स्ट्रेंथ को एडजस्ट किया
कि दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दें, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड कर रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर कर रही है, तो दोनों की स्ट्रेंथ जब बराबर हो जाएगी फिर कैथोड रेज पर ओवरऑल कोई फोर्स नहीं लगेगी और वो फिर सीधी ही मूव करेंगे। तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज थी, उसने इन दोनों वैल्यूज को यूज करके तो आगे कैलकुलेशंस की, जिससे उसने फाइंड कर ली चार्ज ओवर मास की रेशो। ये रेशो फाइंड की, ई ओवर एम की वैल्यू आई। याद रखें, अभी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पता था कितना होता है, ना ही मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता था कितना होता है, सिर्फ ये रेशो निकली थी अभी। रेशो डायरेक्ट रेशो निकली, उसकी वैल्यू थी 1.7588। बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखें, रट्टे लगाएं इसको। 10⁻11 कूलम पर केजी। इट मींस दैट कि इफ वी हैव 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उनके ऊपर चार्ज होगा दिस 1.7588 10⁻11। और अगर 2 kg इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो फिर इसको मल्टीप्लाई 2 कर दें, और अगर ½ kg इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दें। इस तरह वैल्यूज को आपको एडजस्ट करना भी आना चाहिए। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की बात ऑलरेडी भी हो रही थी, जे थॉमसन से पहले स्टोनी ने भी इलेक्ट्रॉन के बारे में उसका नाम भी रखा था, तो इस तरह उन्होंने भी किसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की, वो जिसको स्टोनी ने नाम दिया इलेक्ट्रॉन, उस पार्टिकल को जो केमिकल रिएक्शन में जो पाया जाता है जब रिएक्शन होता है, तो उसकी ई ओवर एम उन्होंने फाइंड की हुई थी पहले ही। और कैथोड रेज की ई ओवर एम फाइंड की जे थॉमसन ने। तो उसको शौक लगा जब उसने कहा, देखा कि ई ओवर एम वैल्यू ऑफ कैथोड रेज वो तो वही है जो इलेक्ट्रॉन की होती है। तो फिर जे थॉमसन ने कहा कि ये जो कैथोड रेज है दरअसल ये कोई नई चीज नहीं है, ये तो इलेक्ट्रॉन ही है, इसका नाम स्टोनी ने मुझसे कुछ कई साल पहले रख दिया था, ये तो वही पार्टिकल है। मैं ऐसे ही कैथोड रेज के पीछे पड़ा रहा कि पता नहीं ये कोई नई चीज मुझे मिल गई है और इस पर मुझे नोबेल प्राइज मिल गया। तो ऐसा नहीं होगा। ओके, प्रॉपर्टीज में मजीद है कि ग्रीनिश फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती हैं जब ये ग्लास से स्ट्राइक करती हैं कैथोड रेज। एलुमिना एल्यूमिनियम ऑक्साइड को कहते हैं, इससे स्ट्राइक करेंगी तो रेड कलर, और जो टिन है जिसकी सिंबल SN होती है, इससे स्ट्राइक करेंगी तो येलो कलर देंगी। और रेयर अर्थ लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स को कहते हैं आमतौर पर, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अर्थ पर बहुत कम पाए जाते हैं, उनको रखा जाए इनके पाथ में तो वो भी ग्लो करना शुरू कर देते हैं। अगर कोई ओपैक ऑब्जेक्ट, यानी जो ट्रांसपेरेंट ना हो, जैसे ये है, जिसके आर पार नजर ना आए, कोई भी ओपैक ऑब्जेक्ट, कोई पेज रख दें, कोई कोई मेटल का पीस रख दें, कोई चीज रख दें जिसके आर पार नजर ना आए, ठीक है, वो ओपैक है। और जिसके आर पार नजर आ जाए उसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं। तो कैथोड रेज के रास्ते में, यहाँ से कैथोड रेज आ रही है, अगर ओपैक ऑब्जेक्ट कोई रखेंगे तो कैथोड रेज इस ओपैक ऑब्जेक्ट में से पास नहीं होंगी, इनकी ऊपर नीचे दाएं बाएं से पास होके यहाँ शेडो बना देंगी इसका। तो इससे ये प्रूफ होता है कि कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं और ये रेज हैं, यानी वेव्स हैं। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट कि कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, और शेडो बनाना किसकी प्रॉपर्टी है? सूरज की रोशनी या किसी भी तरह की वेव्स की प्रॉपर्टी है कि वो शेडो बना देती हैं। अगर कैथोड रेज के रास्ते में, यहां से अब कैथोड आ रही हैं, इस तरफ हमारा कैथोड है, ये पेडल व्हील रख दिया जाए, ये पेडल व्हील रखा हुआ है कैथोड रेज की डायरेक्शन के पैरेलल रखा हुआ है, परपेंडिकुलर नहीं रखा हुआ। यानी अगर इधर से कैथोड रेज आ रही हैं तो आप ये जो पैडल व्हील है ये समझ लें एक तरह चूड़ी, चूड़ी आप इसी तरह स्क्रीन के ऊपर रख दें गोलाई में। मैं आपको आइडिया दे देता हूँ जरा, यहाँ से कैथोड रेज आ रही है, ठीक है, और यहाँ आपने सीधी सीधी चूड़ी रख दी, तो
अब ये पैडल व्हील किस तरह बना हुआ है, इस तरह सेंटर पे ये कनेक्ट है और ये इस तरह साइडों पे यूं वो फिगर आपको नजर आ रही हुई है। तो एक्चुअली मैं चूड़ी की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको डायरेक्शन का पता चले कि कैथोड रेज की किस तरह आगे पैडल व्हील रखा हुआ है। तो जब कैथोड रेज इससे स्ट्राइक करेंगी तो पैडल व्हील रोटेट करना शुरू कर देता है, मूव करना शुरू कर देता है। तो ये रोटेट कर रहा है, इसका मतलब है कि कैथोड रेज मोमेंटम रखती हैं, और जब वो पैडल व्हील से स्ट्राइक करती हैं तो अपनी काइनेटिक एनर्जी कह लें या अपना मोमेंटम कह लें, वो इसको ट्रांसफर कर देती है। ठीक है, तो ये किनकी प्रॉपर्टी, ये पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी। गाड़ियां जब तेज गाड़ी किसी से टकराती है तो उस वो चीज क्यों तबाह हो जाती है या क्यों टूट फूट जाती है, कि गाड़ी अपना मोमेंटम उस चीज को ट्रांसफर करती है ना स्ट्राइक करने से। तो ये प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स की, मैटर की, मटेरियल की। तो इससे ये भी शो होता है कि कैथोड रेज मटेरियल प्रॉपर्टीज शो करती हैं। और ये मटेरियल प्रॉपर्टी कौन सी होती है? मटेरियल प्रॉपर्टी में दो बातें बड़ी हैं कि उनका मैस होता है और उनकी वेलोसिटी होती है। यानी मैस मल्टीप्लाई वेलोसिटी, ये किसको कहते हैं? मोमेंटम को। P इज इक्वल टू mv। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट cathode rays are actually particles because they have some mass, और इस वजह से वो इससे टकराए हैं और इन्होंने इसमें मोशन प्रोड्यूस कर दी। इसका मतलब इनकी वेलोसिटी भी थी, तो मैस और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करें तो इसको कहते हैं मोमेंटम। इसका मतलब है इनका मोमेंटम होता है, और ये प्रॉपर्टी मैटर की होती है। तो कैथोड रेज दोनों प्रॉपर्टीज शो करती हैं, रेज की भी और मैटर यानी पार्टिकल्स की भी। कैथोड रेज एक्सरे प्रोड्यूस करती हैं जब इनको किसी एनोड पे टारगेट करवाया जाता है, और वो एनोड स्पेशली हैवी मेटल का हो। ये हीट प्रोड्यूस करती हैं, ये पॉइंट ऊपर भी हो चुका। गैसेस को आयोनाइज करती हैं बिकॉज कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये किसी गैस के मॉलिक्यूल से स्ट्राइक करेंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स के जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है उसको मोमेंटम देकर, एनर्जी देके बाहर निकाल देंगे, तो वो मॉलिक्यूल आयन में चेंज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की रिमूवल से एटम या मॉलिक्यूल आयन में चेंज हो जाता है। दे कैन कॉज केमिकल चेंज, यानी ये केमिकल रिएक्शन करवा सकते हैं बिकॉज दे हैव रिड्यूसिंग इफेक्ट। रिड्यूसिंग इफेक्ट का मतलब ये रिडक्शन कर देती हैं, यानी ये खुद इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये किसी दूसरे सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन जब उस सब्सटेंस से टकराएगा तो ये उसके टकराने से ये वहां रिएक्शन स्टार्ट करवा सकती हैं। अगर कैथोड रेज की वेलोसिटी स्लो होगी तो ये कैथोड रेज दूसरे सब्सटेंस में ऐड भी हो सकती हैं। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये रिड्यूसिंग इफेक्ट रखती हैं, क्योंकि ये खुद इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अगर ये किसी में जाके ऐड हो जाए तो उस चीज की रिडक्शन हो जाएगी। तो सो रिडक्शन इज द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई थिन सा बिल्कुल बारीक सा मेटल फॉयल हो, मेटल का पेज हो, तो ये जैसे एल्यूमिनियम का या गोल्ड का, तो ये उसमें से पास हो जाती हैं। जे थॉमसन वाली बात सारी मैंने आपको ऊपर कर दी। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एर्विन गोल्डस्टीन ने की थी 1886 में। और डियर स्टूडेंट्स, इन साइंटिस्ट के, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इनकी जो ओरिजिन है यानी ये किस अपना से ताल्लुक रखते हैं, वो आप किस कंट्री से, वो आप लोग इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, गोल्डस्टाइन ने क्या किया, उसने उसके माइंड में था कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये कैथोड से और गैस की आयनाइजेशन से प्रोड्यूस होते हैं। इसका मतलब है कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर पॉजिटिव आयंस भी तो होंगे। तो उसने क्या किया, एक इस तरह की कैथोड ली, ये आप देख रहे हैं, जिसमें होल्स थे। दूसरी तरफ एनोड फुल ले ली।
ये जो उसने कैथोड ली है, इससे अंदाजा यूं होता है जैसे उसे पहले से ही पता था कि यहाँ कोई पॉजिटिव रेज भी होंगी, इसलिए उसने कैथोड में सुराख रख लिए, होल रख लिए, और इन दोनों को फिर हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया। तो कनेक्ट करने से कैथोड रेज प्रोड्यूस हुई, जैसे होनी थी वो तो हुई, लेकिन साथ ही कुछ पॉजिटिव रेज भी थी। अब ये पॉजिटिव रेज का प्रोड्यूस होना क्या शो कर रहा है कि डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद जो गैस है उसके मॉलिक्यूल आयोनाइज हुए हैं। तो ये पॉजिटिव आयन कैसे बने हुए हैं कि जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकले, आप कह लें वो इलेक्ट्रॉन गैस में मौजूद जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन से उन्होंने स्ट्राइक किया और उनको निकाल दिया। तो इस तरह मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और वो जो इलेक्ट्रॉन निकले वो बन गई कैथोड रेज, और वो एनोड की तरफ ट्रेवल करना शुरू कर दी, और जो मॉलिक्यूल था जिस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इन्होंने कैथोड की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। और क्योंकि कैथोड में होल था और ये वोल्टेज बहुत ज्यादा है, वोल्टेज बहुत ज्यादा है, इस वजह से इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी पॉजिटिव आयंस की। तो ये पॉजिटिव आयन बहुत ज्यादा स्पीड की वजह से कैथोड के साथ चिपकते नहीं है, बल्कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मूव करते हैं। तो जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था, अगर उसके सामने होल आ गया तो वो होल में से सीधा पास हो गया, और होल में से सीधा पास होने के बाद डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर इन्होंने यहाँ पर ग्लो प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए यहाँ पर। तो गोल्डस्टाइन ने कहा कि ये रेज कुछ ऐसी हैं जो कैथोड की तरफ मूव कर रही हैं, तो इसलिए उन्होंने इसका नाम रख दिया पॉजिटिव रेज, क्योंकि ये नेगेटिव की तरफ मूव कर रही हैं, और क्योंकि कैथोड में होल है तो इस वजह से पॉजिटिव रेज को कैनाल रेज भी कहा जाता है। जैसे एक नहर में एक तयशुदा रास्ता होता है, उसमें पानी गुजर रहा होता है, इसी तरह ये होल्स एक रास्ते हैं जिनमें से पॉजिटिव रेज गुजर रही हैं। सो पॉजिटिव रेज आर आल्सो कॉल्ड कैनाल रेज। अब ये क्वेश्चन आ सकता है टेस्ट में कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड कैनाल रेज। आगे एक कैथोड रेज, पॉजिटिव रेज, न्यूट्रॉन या गैमा रेज कह देगा, और आगे नन की ऑप्शन दे देगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक किया मॉलिक्यूल से, तो इलेक्ट्रॉन इसने मॉलिक्यूल में से निकाल दिया, तो ये मॉलिक्यूलर आयन बन गया, और ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक इलेक्ट्रॉन पहले वाला और एक इलेक्ट्रॉन जो मॉलिक्यूल से रिलीज हुआ। पॉजिटिव रेज भी स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं ऑपोजिट टू कैथोड, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की मदद से हम ये पता लगा सकते हैं। जैसे ऊपर सारी डिटेल कैथोड रेज की पड़ी। पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस करती हैं फ्लैशेस। फ्लैश कहते हैं जैसे कैमरा, आप मोबाइल का कैमरा जब वो पिक्चर बनाने से पहले एक फ्लैश मारते हैं, उस तरह का फ्लैश। जो पॉजिटिव रेज जिंक सल्फाइड प्लेट से स्ट्राइक करेगी। जिंक सल्फाइड प्लेट से मुराद है आप शीशे की प्लेट ले लें, उसके ऊपर जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दें, ये ब्लैक कलर का समझ लें होता है एक मटेरियल। तो इससे जब स्ट्राइक करेगी पॉजिटिव रे तो फ्लैश प्रोड्यूस होगा। अब इनकी ईओ और एम पे बड़ी स्टडी हुई 4:1 रेशो पे। तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस को चेंज कर करके पॉजिटिव रेज की ई ओवर एम वैल्यू फाइंड की। तो वो जितनी भी पॉजिटिव रेज की ई ओवर एम वैल्यू फाइंड की, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन की ई ओवर एम वैल्यू से कम थी। तो ई ओवर एम वैल्यू ऑफ पॉजिटिव रेज always less than that of electron, इलेक्ट्रॉन से लेस होती है। तो इससे ये अंदाजा लगाया गया कि जो पॉजिटिव रेज का मैस है वो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। ठीक है, देखे ना, मैस आ रहा है रेशो में नीचे, तो रेशो के जो नीचे वाली वैल्यू है, जिसको हम आम जुबान में बटा भी कहते हैं, ओवर भी कहते हैं, उसके नीचे वाली वैल्यू अगर लार्ज हो, बड़ी हो, तो आंसर ओवरऑल छोटा आता है, स्मॉलर आता है। तो इसलिए पॉजिटिव रेज की ओआरएम वैल्यू छोटी थी, स्मॉलर थी, लेस थी इलेक्ट्रॉन से की ओआरएम वैल्यू से। तो इससे ये अंदाजा हुआ कि जो पॉजिटिव रेज का मैस है वो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है।
और पॉजिटिव रेज डिपेंड करती हैं नेचर ऑफ गैस डिस्चार्ज ट्यूब, क्योंकि ये गैस से ही तो गैस के मॉलिक्यूल से ही तो ये प्रोड्यूस होती हैं। तो अगर आप गैस चेंज करेंगे तो ई ओवर एम वैल्यू जो पॉजिटिव रहेगी वो भी चेंज हो जाएगी। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ई ओवर एम वैल्यू ऑफ पॉजिटिव रेज changes change with changing the gas। ये देखा गया कि ई ओवर एम वैल्यू सबसे ज्यादा कौन सी गैस की, हाइड्रोजन गैस। और इसका मतलब है कि हाइड्रोजन गैस के जो मॉलिक्यूल हैं उनका मैस बाकी तमाम जो गैसेस के मॉलिक्यूल हैं उनसे कम है, इसलिए इसका आंसर बड़ा आ रहा है। सो हाईएस्ट जो ई ओवर एम वैल्यू थी ये कौन सी गैस के लिए थी, हाइड्रोजन गैस के लिए। इसका मतलब है हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स का मैस बाकी तमाम गैसेस के मॉलिक्यूल्स के मैस से कम है। इसलिए आप देखें तो H2 का फार्मूला जो जो मोलर मैस निकलता है हाइड्रोजन गैस का, वो एक H का तो 1.008 होता है एटॉमिक मैस, तो H2 में 2 H हैं तो वो होता है 2.016। बाकी किसी भी गैस का ये मैस नहीं है, तो ये सबसे लाइटेस्ट गैस है। तो इसलिए कहा गया कि जो हाइड्रोजन से पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होते हैं हाइड्रोजन गैस से। अब हाइड्रोजन गैस के पॉजिटिव आयन कैसे प्रोड्यूस होंगे, कि वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टूट जाएगा, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से अलग होगा और फिर हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये हाइड्रोजन है, ठीक है। इससे जब इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। ये इस पॉजिटिव चार्ज की ई ओवर एम वैल्यू सबसे ज्यादा थी, यानी इसका मैस सबसे कम है। सो इसको नाम दे दिया गया प्रोटॉन। तो पॉजिटिव पार्टिकल ऑफ आयंस ऑफ हाइड्रोजन गैस दैट इज कॉल्ड प्रोटॉन। और ये वैसे भी क्लियर है बात कि क्योंकि हाइड्रोजन एटम में एक ही प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो जब उसका इलेक्ट्रॉन भी निकल जाए तो पीछे क्या रह गया, प्रोटॉन ही तो रह गया। सो प्रोटॉन का नाम रदरफोर्ड ने तजवीज किया था। और इनकी जो ई ओवर एम वैल्यू थी वो इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम्स लेस थी। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटॉन का मैस इलेक्ट्रॉन के मैस से 1836 टाइम्स ज्यादा है, बड़ा है, ठीक है। मैस बड़ा होगा बच्चों, इसलिए तो ई और एम वैल्यू छोटी होगी ना, क्योंकि मैस नीचे है। So this was all about positive rays. Any question? Discovery of neutron. इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर हो चुका था, प्रोटॉन भी, लेकिन रदरफोर्ड ने कहा कि किसी भी एटम में ये पता लग जाए कि इसमें इतने इलेक्ट्रॉन है और इतने प्रोटॉन है और फिर दोनों की मैसेज को ऐड करें, उसने किया भी। और उनको ऐड करने के बाद जो आंसर है वो एटम की मैस के इक्वल नहीं आता। एटम की मैस डायरेक्ट फाइंड हो सकती थी, जैसे जे बर्जीलस ने की, डायरेक्ट भी हो जाती। और एक एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन है ये भी फाइंड हो चुका था। रदरफोर्ड ने कहा कि एक एटम है सपोज हीलियम, मैंने उसके इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, प्रोटॉन्स 2 हैं, दोनों की मैसेज को ऐड किया है, लेकिन वो हीलियम की मैस की इक्वल नहीं आ रहा, एटॉमिक मैस। इसका मतलब है कि एटम के अंदर कोई ऐसा भी पार्टिकल है जो भी डिस्कवर नहीं हुआ। और रदरफोर्ड ने ये भी प्रिडिक्ट कर दिया कि उस पार्टिकल पर चार्ज कोई नहीं होगा, क्योंकि एटम ओवरऑल न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव है तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव है। तो अब कोई नया पार्टिकल तो ऐसा हो नहीं सकता जिस पर कोई और चार्ज हो।
इसलिए एटम में न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हैं, तो एटम न्यूट्रल है। तो जो तीसरा पार्टिकल होगा उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। ये भी रदरफोर्ड ने प्रिडिक्ट कर दिया था ऑलरेडी। तो 1932 में जेम्स चैडविक ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उसने रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, पोलोनियम। रेडियम भी हो सकता है, पोलोनियम भी हो सकता है। और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो रेडिएशंस खारिज करते हैं। ये रेडिएशंस तीन तरह की होती हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या करते हैं? रेडिएशंस खारिज करते हैं। ये रेडिएशंस तीन तरह की होती हैं, अल्फा, बीटा एंड गैमा। अल्फा रेडिएशंस कौन होती हैं? अल्फा रेडिएशंस की डेफिनेशन हम करते हैं न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम, और इसकी सिंबल होती है हीलियम के ऊपर 2+ चार्ज। ये अल्फा पार्टिकल की सिंबल होती है। ये डेफिनेशन है न्यूक्लियर ऑफ हीलियम, और ये सिंबल है। यानी हीलियम का जो न्यूक्लियर है उस पर उसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं। तब नहीं पता था कि इसमें न्यूट्रॉन होता है, लेकिन ये पता था कि इसके ऊपर चार्ज ये है और इसका जो मैस है वो हीलियम जितना ही है। तो इसलिए इसको हीलियम लिखा जाता था और इसके ऊपर 2+ चार्ज लिखा जाता था। सो अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो इससे निकले, और ये लेड ब्लॉक के अंदर इस तरह के एलिमेंट्स को रखा जाता है क्योंकि ये रेडिएशन ह्यूमन और लाइफ के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो इस वजह से ऐसा रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो इस तरह की रेडिएशन खारिज करता हो उसको लेड के ब्लॉक में रखा जाता है ताकि रेडिएशन बाहर ना निकले। और जब हमने कोई एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए रेडिएशन निकालनी है तो विंडो को ओपन करते हैं। तो ये विंडो ओपन की हुई है, ये अल्फा पार्टिकल निकले, और आगे चैडविक ने रखा हुआ था ब्रिलियम को, एलिमेंट को एज टारगेट, जिसका प्रोटॉन नंबर 4 है। प्रोटॉन नंबर को एटॉमिक नंबर भी कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, और वो नीचे लिखा जाता है पिछली साइड पे नीचे। और मैथ नंबर कहलाता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसको ऊपर लिखा जाता है। ठीक। तो ये दोनों नंबर बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हैं। ये बता रहे होते हैं कि प्रोटॉन्स कितने हैं, और वो 4 हैं। और न्यूट्रॉन्स कितने हैं, वो आप 9 में से 4 को माइनस कर दें तो न्यूट्रॉन 5 आ जाएंगे। इस तरह ये दोनों ये इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, मैथ नंबर और प्रोटॉन नंबर। ये इक्वेशन तो बाद में पता चली ना कि न्यूट्रॉन वगैरह इसमें इतने होंगे। ये मैथ नंबर डायरेक्ट मैथ से निकाला गया है। रीलियम का मैथ 9 AMU आ रहा था, उस सेंस में ये लिखा गया। और जब हीलियम का पार्टिकल इससे स्ट्राइक किया, यानी अल्फा पार्टिकल, सॉरी, तो अल्फा पार्टिकल का प्रोटॉन नंबर 2 है और मैथ नंबर 4 है। जब ये इससे स्ट्राइक किया तो ब्रिलियम चेंज हो गया कार्बन में। आपको कैसे पता चलेगा? नीचे 2 और ये 4, टोटल हो गए 6। तो 6 प्रोटॉन कार्बन में होते हैं। इसलिए ब्रिलियम के न्यूक्लियस से जब अल्फा पार्टिकल टकराएंगे तो वो कार्बन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें टोटल 6 प्रोटॉन आ जाएंगे। तो 6 प्रोटॉन वाले को हम कार्बन कहते हैं। जो मुस्लिम साइंटिस्ट थे, तकरीबन बहुत 100 साल तक ये इस बात की कोशिश करते रहे कि कॉमन जो मेटल्स हैं, लोहा या बाकी मेटल्स, उनको किसी तरह गोल्ड में चेंज कर दें। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि ये एलिमेंट्स हैं मेटल्स, और गोल्ड भी एक एलिमेंट है। एलिमेंट का लफ्जी मतलब है बुनियादी चीज जिससे बाकी चीजें बने, और वो खुद किसी से ना बना हो। ठीक है। तो ये बात और है कि हर एलिमेंट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना हुआ है, ये बात ठीक है। लेकिन हर एलिमेंट की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हैं।
तो वो कोशिश करते रहे कि आर्म मेटल्स गोल्ड एलिमेंट में चेंज हो जाएं, लेकिन वो केमिकल रिएक्शन करवाते रहे। तो असल में ये मामला था न्यूक्लियर का, यानी न्यूक्लियर रिएक्शन हो, यानी कोई चीज आके न्यूक्लियस से टकराए तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन को दाखिल कर दे, फिर एलिमेंट बदल सकता है। सो जब अल्फा पार्टिकल दो प्रोटॉन लाके ब्रिलियम के न्यूक्लियस में चार प्रोटॉन है उससे स्ट्राइक करेगा तो वो उसमें ऐड हो जाएंगे और वो टोटल 6 प्रोटॉन बन जाएंगे, तो ये कार्बन में चेंज हो जाएगा। और ऊपर 9 + 4 13 टोटल आना है, तो यहाँ 12 आ रहा है, ठीक है। यानी न्यूट्रॉन्स, ये एक्सप्लेनेशन बाद में चैडविक ने दी थी कि न्यूट्रॉन्स इसमें 5 है और इसमें 2 है, तो 5 और 2 टोटल 7 है। हम कैसे निकालेंगे, मैस नंबर में से प्रोटॉन नंबर माइनस कर दें तो न्यूट्रॉन आ जाएंगे, टोटल 7 न्यूट्रॉन है। तो 6 न्यूट्रॉन कार्बन में रह गए और 1 न्यूट्रॉन उसमें से निकल गया, ठीक है। तो ऊपर 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन, इसलिए ऊपर 12 लिखा हुआ है, और 1 न्यूट्रॉन बाहर आ गया, ये न्यूट्रॉन बाहर आ गए। और इसको ये रेडिएशंस की फॉर्म में एक तरह यानी वेव्स की शक्ल में निकले पार्टिकल्स। पार्टिकल उसे जो है उसने इंस्ट्रूमेंट से डिटेक्ट किए, उसे नजर नहीं आए किसी तरीके से, क्योंकि ये इनविजिबल है। वैसे तो जब ये किसी चीज से स्ट्राइक करेंगे तो मे बी कोई ग्लो पैदा करें, वैसे नजर नहीं आती। कैथोड रेज भी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर नजर नहीं आती, पॉजिटिव रेज भी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर नहीं नजर आती, जब वो ग्लास से स्ट्राइक करती हैं फिर नजर आते हैं, ठीक है। तो चार्ज डिटेक्टर कौन था, वही मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड ही थी। उससे पता चलवाया गया तो पता चला जी न्यूट्रॉन तो ना इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं डिफ्लेक्ट हो रहा है, ना पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाता है ना नेगेटिव की तरफ, और ना ही मैग्नेटिक फील्ड में कहीं ऊपर नीचे जाता है। तो इसका मतलब है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन्स देखी गई तो फ्री न्यूट्रॉन जो है, फ्री न्यूट्रॉन कहते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर ना हो, जैसे ये वाला न्यूट्रॉन है जो ब्रिलियम और अल्फा पार्टिकल के न्यूक्लियर रिएक्शन से रिलीज हुआ है, ये वाला ये फ्री न्यूट्रॉन है। फ्री न्यूट्रॉन डिके हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, किसमें, एक प्रोटॉन में और एक इलेक्ट्रॉन में और एक न्यूट्रिनो में। ये ऊपर फिगर के अंदर ये रिएक्शन दिया गया, आप देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, न्यूट्रॉन की सिंबल स्मॉल एन और नीचे 0 और ऊपर 1 होती है। मैं अगेन रिपीट कर दूं, नीचे वाला नंबर शो करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन के साथ कोई प्रोटॉन नहीं होता। न्यूट्रॉन के अंदर जरूर है लेकिन साथ नहीं है, इस वजह से नीचे 0 है। और ऊपर नंबर किसको शो करता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन कोई नहीं है इसके साथ, सिर्फ न्यूट्रॉन है और वो भी एक, इसलिए ऊपर 1 लिखते हैं। ये न्यूट्रॉन की सिंबल है 0 1। ये डिके होता है एक प्रोटॉन में, ये प्रोटॉन की सिंबल है +1 और ऊपर 1। प्रोटॉन की ये सिंबल 1 1 क्यों रखी गई, क्योंकि नीचे वाला नंबर प्रोटॉन की तादाद को शो कर रहा है। तो एक प्रोटॉन में एक ही प्रोटॉन होता है, नीचे 1, और ऊपर वाला नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन तो है नहीं तो सिर्फ प्रोटॉन है, इसलिए ऊपर भी 1। इलेक्ट्रॉन की सिंबल -1 और ऊपर 0 होती है। -1 बस चार्ज की सेंस में इसको -1 कह देते हैं, और ऊपर 0 इसलिए क्योंकि ना तो प्रोटॉन है ना ही न्यूट्रॉन है। और न्यूट्रिनो तीसरा पार्टिकल है, न्यूट्रिनो में नीचे भी 0 ऊपर भी 0, यानी ना तो इसमें प्रोटॉन इसके साथ है ना ही कोई न्यूट्रॉन है, तो दोनों चीजें ही 0 0 है। ये सिंबल्स भी आपको क्लियर पता होनी चाहिए। न्यूट्रॉन कैन एक्सपेल हाई स्पीड प्रोटॉन फ्रॉम वाटर, पैराफिन, पेपर एंड सेलुलोज। वाटर का आपको पता है, पैराफिन का शायद नाम पता हो, अल्केन्स को कहते हैं। पैराफिन अल्केन्स का दूसरा नाम है, ठीक है। पैरम मतलब होता है कम और फिन का मतलब होता है अफिनिटी, यानी इनकी रिएक्टिविटी बड़ी कम होती है, इसलिए इनका तखल्लुस रख दिया गया है शरीफ। जैसे नोबल गैसेस का नाम नोबल है, इनका नाम पैराफिन, पैराफिन का मतलब भी शरीफ ही होता है। और पेपर, और दूसरी चीज चौथी चीज सेलुलोज। ये इनसे क्या कर सकते हैं, हाई स्पीड प्रोटॉन निकाल सकते हैं, न्यूट्रॉन। ये किस तरह निकालते हैं, एक ग्लैंस एक नजर हम देखते हैं। जैसे दिस इज अ वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर मॉलिक्यूल में आपको पता है H2 इसका फार्मूला होता है, O के साथ 2H होते हैं। और H कौन होता है,
एच कौन होता है? एच के जो न्यूक्लियस है इसमें एक प्रोटॉन होता है यहाँ पर इसके न्यूक्लियस में, और एक इलेक्ट्रॉन होता है जो ऑक्सीजन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर हुआ होता है। इसका मतलब है यहाँ पर प्रोटॉन मौजूद होते हैं। जब न्यूट्रॉन आकर वाटर से स्ट्राइक करेगा तो ये एक्चुअली इस वाले प्रोटॉन को निकाल देगा, इसको, ये जो हाइड्रोजन वाला प्रोटॉन इसको निकाल देगा। तो पीछे ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले जाएगा, तो पीछे आपके पास क्या बच जाएगा? ओ एच नेगेटिव। और ये जो प्रोटॉन निकलेगा इसका फार्मूला हम क्या लिखेंगे? एच पॉजिटिव, यानी एच पॉजिटिव अलग हो गया। इस तरह बाकी जितने भी आप देखें, पैराफिन अल्केन्स में भी हाइड्रोजन होते हैं, पेपर में भी, पेपर सेलुलोज का ही बना होता है, तो हाइड्रोजन इनमें होते हैं। सो ये न्यूट्रॉन एक्चुअली इनके हाइड्रोजन न्यूक्लियस को निकाल देते हैं, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को, जो जो दरअसल प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन्स हाईली पेनिट्रेटिंग है, मतलब ये सरफेसेस के अंदर, जिसे उर्दू में कहते हैं सरायत कर जाते हैं, घुस जाते हैं। इनकी पेनिट्रेटिंग पावर दोनों से ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों से ज्यादा है। ठीक है, इसकी जो ये पावर है ये है मोर देन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ये गैसेस को आयोनाइज नहीं कर सकते क्योंकि ये खुद ही न्यूट्रल होते हैं। ऐसे न्यूट्रॉन्स जिनकी अब ये वैल्यूज रट्टा है, प्योर रट्टा है, प्योर रट्टा है, ऐसी वैल्यूज, ऐसे न्यूट्रॉन्स जिनकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की वैल्यू है, यूनिट है सॉरी। तो ये भी आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। इसका बच्चों जॉउल से क्या रिलेशनशिप है अभी मेरे माइंड में नहीं है, आप बेशक गूगल से सर्च करके यहाँ नोट्स के साथ लिख लेना कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जॉउल के इक्वल होता है। वो इस तरह के क्वेश्चन भी वो पूछ सकते हैं। ऐसे न्यूट्रॉन्स जिसकी एनर्जी 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, मेगा स्टैंड फॉर 10⁻⁶। कीप इट क्लियर दैट मेगा का मतलब है, मेगा एक प्रीफिक्स है जिसका मतलब है 10⁻⁶। इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे ज्यादा एनर्जी हो, ऐसे न्यूट्रॉन्स को फास्ट न्यूट्रॉन्स कहते हैं। न्यूट्रॉन्स को एज प्रोजेक्टाइल भी यूज किया जाता है। प्रोजेक्टाइल का मतलब है किसी दूसरी चीज को टकरवाने के लिए, उस पर टारगेट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। यानी न्यूट्रॉन्स को हम क्या किस लिए यूज करते हैं? किसी दूसरे न्यूक्लियस के ऊपर टारगेट करने के लिए यूज करते हैं, जिससे न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं। मिसाल के तौर पे नाइट्रोजन के एटम जिनका प्रोटॉन नंबर 7, मैस नंबर 14 है, यानी इनमें प्रोटॉन भी 7 है, न्यूट्रॉन भी 7 है। तो इसके न्यूक्लियस पर जब हम फास्ट न्यूट्रॉन को स्ट्राइक करवाएंगे एज प्रोजेक्टाइल, तो ये उसमें क्या काम करता है? ये उसमें से अल्फा पार्टिकल को निकलवा देता है। ये देखिए हीलियम, यानी अल्फा पार्टिकल निकल गया। तो अल्फा पार्टिकल का 2 और 4 होता है, तो पीछे क्या रह गया? यहाँ है 14+1 यानी टोटल 15 है, उसमें से 4 निकल गया तो पीछे रह गया 11। और नीचे है 7+0 यानी टोटल 7, 7 में से 2 निकल गया, पीछे रह गया 5। तो बोरोन में 5 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है। आप 11 को 5 में से माइनस करके न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, न्यूट्रॉन्स को निकालना आसान है, मैस नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दो, न्यूट्रॉन आ जाएंगे। ये रिएक्शन किसका था? फास्ट न्यूट्रॉन का था। फास्ट न्यूट्रॉन स्ट्राइक्स, ये रट्टा लगाना है, याद करना है, ये पूछा जा सकता है। स्ट्राइक्स विद एन, तो अल्फा पार्टिकल को ये निकलवा देता है, इमिट्स अल्फा पार्टिकल। स्लो न्यूट्रॉन्स को भी यूज कर सकते हैं रिएक्शंस के लिए। ठीक है, स्लो न्यूट्रॉन्स ज्यादा यूज होते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस में, क्योंकि जो फास्ट न्यूट्रॉन है उसका न्यूक्लियर रिएक्शन कंट्रोल करना मुश्किल होता है, वो बड़ी तेजी से होता है, तो वो कंट्रोल नहीं किया जा सकता। स्लो न्यूट्रॉन्स के न्यूक्लियर रिएक्शन ज्यादा कंट्रोल हो सकते हैं, इसलिए इनको ज्यादातर यूज किया जाता है।
तो स्लो न्यूट्रॉन का ये रिएक्शन है कॉपर के साथ। कॉपर 2965, जब न्यूट्रॉन कॉपर के एटम से स्ट्राइक करेगा तो ये पहले जाकर, क्योंकि वो न्यूक्लियस थोड़ा हैवी है कॉपर का, और होता भी स्टेबल है, स्टेबल, और न्यूट्रॉन भी स्लो आ रहा है, कोई फास्ट नहीं है, इसलिए स्लो न्यूट्रॉन जाके न्यूक्लियस में एक बार ऐड हो जाते हैं। तो न्यूट्रॉन ऐड होगा तो कौन से नंबर में इजाफा होगा? नीचे वाले में नहीं, नीचे वाला तो प्रोटॉन है, ये तो ऐसे ही रहेगा। ऊपर वाले नंबर में इजाफा होगा, क्योंकि ऊपर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो ये 65 से हो जाएगा 66। और क्योंकि ये न्यूट्रॉन जाकर न्यूक्लियस से जो है वो चिपक गया है, यानी ऐड हो गया है, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो किधर गई फिर? एनर्जी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग जाया तो नहीं ना होती। तो जब ये जाके ऐड हो जाएगा तो जो इसकी काइनेटिक एनर्जी थी वो इन दी फॉर्म ऑफ गैमा रेडिएशन निकलेगी। ये एच न्यू का मतलब है एनर्जी, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन हैज बीन कन्वर्टेड इनटू गैमा रेडिएशन, ये उस वजह से निकली है। ठीक है, ये बच्चे जो जिनकी स्पेशलाइजेशन इनऑर्गेनिक वगैरह में है वो इन चीजों को पिक करें, वो इंटरव्यू में बाल की खाल उतारने की कोशिश करते हैं। इसके बाद ये न्यूट्रॉन जब आया तो ये एटम अब स्टेबल नहीं रहा, ये थोड़ा सा डिकम्पोज होता है। वही न्यूट्रॉन जो आया वो न्यूट्रॉन डिकम्पोज हो गया। न्यूट्रॉन जब डिकम्पोज होता है तो एक प्रोटॉन बनता है और एक इलेक्ट्रॉन बनता है, अभी हमने पहले पॉइंट में पढ़ा, और एक न्यूट्रिनो बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यही बात ध्यान से सुनना है। तो ये एक न्यूट्रॉन डिकम्पोज हो गया यहां से, तो 66 की जगह अब 65 होना चाहिए, लेकिन एक प्रोटॉन भी तो उससे बना है, तो इसलिए नीचे 29 की बजाय 30 हो जाएगा। और ऊपर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, इसका मतलब अगर एक न्यूट्रॉन गया है तो वो प्रोटॉन भी तो एक दे गया है, इसलिए ऊपर वाले नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी मैं ये कह रहा हूं कि न्यूट्रॉन जब डिकम्पोज होता है तो वो एक प्रोटॉन देता है। मैं इसको ऊपर आपको ले जाता हूँ, यहाँ पे ये इक्वेशन थी। न्यूट्रॉन जब डिकम्पोज होता है तो प्रोटॉन देता है। ठीक है, अब आप नीचे आ जाएं, तो ऊपर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन नंबर। तो अगर एक न्यूट्रॉन डिस्ट्रॉय हो गया, जिसका मतलब है ऊपर वाला टेंस्ड रह गया पीछे, लेकिन वो न्यूट्रॉन जो डिस्ट्रॉय हुआ उसने प्रोटॉन भी तो दिया है ना। तो ये जो ऊपर वाला नंबर है ये सिर्फ न्यूट्रॉन नंबर नहीं होता, ये प्लस प्रोटॉन भी होता है। तो न्यूट्रॉन जाने से माइनस हुआ, लेकिन प्रोटॉन आने से फिर प्लस हुआ, तो ये वही बात हुई, ये 66 ही रहा। और नीचे जस्ट प्रोटॉन नंबर होता है, तो ये 30 हो गया। और वो जो इलेक्ट्रॉन इसके साथ बना, वो न्यूट्रॉन के डिस्ट्रॉय होने से जो इलेक्ट्रॉन बना है वो ये बाहर आ गया, ये वाला। और साथ में न्यूट्रिनो भी इसके रिलीज होता है, वो यहाँ शो नहीं किया गया, लेकिन न्यूट्रिनो भी साथ रिलीज होता है। तो एक्चुअली क्या हुआ कि न्यूट्रॉन डिकम्पोज हो गया प्रोटॉन में, इसलिए प्रोटॉन नंबर में इजाफा हो गया, और ऊपर वाले नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि एक न्यूट्रॉन चला तो गया लेकिन प्रोटॉन भी तो आ गया, तो ऊपर वाला नंबर वैसा ही है। न्यूट्रॉन्स बायोलॉजिकल इफेक्ट्स रखते हैं, यानी ये कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो कैंसर किसको कहते हैं? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल इन एनी टिश्यू ऑफ द बॉडी, दिस इज कॉल्ड कैंसर। तो उन सेल्स को ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तोड़ फोड़ देते हैं, तो ये कैंसर के ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है। दिस वाज ऑल अबाउट द न्यूट्रॉन एंड इट्स प्रॉपर्टीज।